हेलो गाइस, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया पुनः आपका इस रिवीजन क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जो हमारा बिंदु है उस बिंदु के ऊपर आते हैं और इस पाठ को अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। हम बात कर रहे थे जो मानव जनन वाला जो पाठ है उसका रिवीजन कर रहे थे और उसमें आज हमारा बिंदु है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन की परिभाषा यदि पूछी जाए, छोटा सवाल यदि 1 नंबर का बनता है तो आपको लिखना है मानव के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है उसके अंदर युग्मकों का निर्माण या युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अब इसमें नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है वो होते हैं वृषण, मादा के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है वो है अंडाशय। तो नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग वृषण है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। तो नर के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग वृषण है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। और मादा की बात करेंगे तो मादा के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है या अंड जनन को हम oogenesis कह सकते हैं। तो युग्मक जनन 2 प्रकार का हो जाएगा, शुक्र जनन और अंड जनन। हम पहले बात करते हैं शुक्र जनन के बारे में। तो देखिए, शुक्र जनन की यदि परिभाषा पूछी जाए तो क्या लिखोगे? मानव के वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। आपको हर चीज समझनी है, समझने के बाद में आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि परिभाषा जैसे मैंने आपको बताई वैसे लिखें, आप इसको समझ लें। समझने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, इस क्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। तो परिभाषा आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकते हो। देखिए, बोर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भी प्रश्न है, मेरा तो ये मानना है कि रटने की कोशिश कम से कम करें। किसी भी प्रश्न का आप उत्तर देते हैं तो आप अपने हिसाब से उसकी परिभाषा लेके अपने हिसाब से आप उत्तर दें। किताब की जो लैंग्वेज है उसका उपयोग भी आप कम से कम करें, क्योंकि जब मार्किंग होती है तब जितनी आपकी लैंग्वेज में आप लिखते हो तो उससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तब उनको ये चीज़ उनकी क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब इस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है। परिभाषा अपने हिसाब से लिखी है, इसका मतलब वो चीज़ इसने पूरी समझी है, समझने के बाद में परिभाषा लिखी है, तो उसमें आपको अंक ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, शुक्र जनन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण। शुक्राणु पूर्वी का मतलब है स्पर्मेटिड का निर्माण। ये शुक्राणु पूर्वी का मतलब इसी से शुक्राणु बनेगा, लेकिन शुक्राणु गतिशील होता है जबकि शुक्राणु पूर्व गतिशील नहीं होता है। तो जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु बनेगा, उससे पहले गतिहीन या पूंछ रहित शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी को शुक्राणु पूर्वी कहा जाता है। और उसके बाद में जो शुक्राणु पूर्वी है, जब ये गतिशील हो जाते हैं तो उससे शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और फिर शुक्र कायांतरण। तो शुक्र कायांतरण का मतलब क्या हो जाएगा? शुक्राणु पूर्वी जो है, शुक्राणु पूर्व है जो स्पर्मेटिड है, इससे स्पर्म का निर्माण होना या शुक्राणु का निर्माण होना शुक्र कायांतरण कहलाता है। अब शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, इसमें जो 3 प्रावस्थाएं होती है, पहली है गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और नंबर 3 जो प्रावस्था आती है वो है परिपक्वन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है? परिपक्वन प्रावस्था। 3 प्रावस्था है, ये तीनों प्रावस्थाएं अंड जनन में भी रहेगी। सबसे पहले वृद्धि प्रावस्था। देखिए, वृद्धि प्रावस्था का मतलब है कि जो वृषण के अंदर, हमने पहले रिवीजन में बात की है, एक वृषण के अंदर 250 पालियां होती है, प्रत्येक पाली के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके अंदर नरजर्म कोशिकाएं होती है। तो जो नरजर्म कोशिकाएं होती है जो स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है, मतलब आद्य जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, इससे कई सारी संख्या में कोशिकाएं बनती है। तो गुणन प्रावस्था के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है समसूत्री विभाजन के द्वारा। और वृद्धि प्रावस्था के अंदर, अब देखो, जो गुणन प्रावस्था है, इस प्रावस्था के अंदर एक कोशिका को हमने अलग ले लिया कि इससे शुक्राणु का निर्माण होना है, तो उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। उस कोशिका को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद में जो वृद्धि प्रावस्था है, वृद्धि प्रावस्था के अंदर एक कोशिका वृद्धि करती है, एक कोशिका वृद्धि करेगी, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। और वृद्धि प्रावस्था के बाद में परिपक्वन प्रावस्था आती है। अब इसमें क्या होगा?
अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, युग्मक निर्माण का काम जब भी होगा अर्धसूत्री विभाजन होता है, चाहे शुक्राणु का निर्माण हो चाहे अंडाणु का निर्माण हो। तो यहाँ पर विभाजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये 2n है, द्विगुणित है, इसमें मियोसिस होगा या अर्धसूत्री फर्स्ट होगा, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 2n है, अब ये क्या है यहाँ पर n, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है। इसके बाद में ये शुक्र कायांतरण का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद में स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है। आरेख की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं कि जो गुणन प्रावस्था है, उस गुणन प्रावस्था के अंदर जो समसूत्री विभाजन हुआ है, इससे कई प्रकार की कोशिकाएं बनती है। अब वृद्धि प्रावस्था के दौरान एक कोशिका वृद्धि करती है और ये कोशिका जिसने वृद्धि की है, अब इस कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा। अब इसके बाद में जो वृद्धि प्रावस्था के अंदर जो ये कोशिका वृद्धि करेगी, वृद्धि प्रावस्था में इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब जो परिपक्वन प्रावस्था है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ फर्स्ट। जब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर फर्स्ट होगा तो ये 2 कोशिकाएं बनती है। अब ये 2n थी, अब ये n हो जाती है या गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। इसके बाद यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है एज ए समसूत्री विभाजन। तो इसमें 2 से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। और ये जो 4 कोशिकाएं है, ये चारों ही, इनको हम कहते हैं शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड और स्पर्म में अंतर यही है कि स्पर्मेटिड जो है वो गतिहीन होते हैं, जबकि स्पर्म होते हैं वो गतिशील होते हैं। इसके बाद में प्रोसेस चलता है शुक्र कायांतरण। शुक्राणुओं का, शुक्राणु पूर्वी जो होते हैं, इनका परिपक्वन होता है, इनका कायांतरण होता है और इनसे किसका निर्माण हो जाता है, गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो गतिशील जो शुक्राणु बनते हैं, इसको शुक्र कायांतरण कहा जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस की कंट्रोलिंग के लिए बात करें तो, या इसके निर्माण की जब बात करें, शुक्र जनन का जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत की बात करें तो देखिए, जब नर है उसका जन्म होता है, उसके बाद में किशोरावस्था में या यौवनारंभ के दौरान, उस समय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो कि हेडमास्टर ग्रंथि है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा, अग्र पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसका जो अग्र भाग है, अग्र पीयूष ग्रंथि को ये 2 हार्मोन स्त्रवित करने के लिए प्रेरित करता है। ये मतलब LH हार्मोन और FSH हार्मोन। ये LH हार्मोन जो है, ये कौन सी कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा, लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा। लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसके बारे में हमने कल बात की थी कि जो नरजन्म कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की होती है, उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको अंतराली अवकाश कहा जाता है। तो वहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती है, इनको अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है या इनको लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है हार्मोन का स्त्रवण करना। कौन सा हार्मोन, नर है तो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो लीडिंग कोशिका कह दो, अंतराली कोशिका कह दो, जो भी है उसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। या ये पूछा जाए लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्त्रवित होता है, तो कैसे भी प्रश्न बन सकता है, आप आराम से उत्तर दे सकते हो। और दूसरा है FSH हार्मोन। इस FSH हार्मोन का पूरा नाम है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब ये यहाँ पर क्या होगा, ये हार्मोन है वो सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा। FSH हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर कार्य करेगा और ये शुक्र जनन की जो क्रिया है इसके अंदर हेल्प करने का कार्य करती है। अब हेल्प ये कैसे करेगी, जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो शुक्राणु का पोषण प्रदान करना ये सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है। ये LH हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। छोटे बड़े कई सवाल यहाँ से बनते हैं। LH की फुल फॉर्म क्या है, FSH की फुल फॉर्म क्या है, FSH कौन सी कोशिकाओं पर काम करेगा, LH कौन सी कोशिकाओं के ऊपर काम करेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर हार्मोनल कंट्रोल,
मतलब इसके ऊपर नियंत्रण, इसके कार्य के ऊपर नियंत्रण। अब इस तरह से जो नलिका है, जो सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स है, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद शुक्राणु वहां से निकलकर सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धस जाते हैं। इस क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। किताब में दे रखा है वीर्य सेचन, तो यहाँ पर इंग्लिश जो वर्ड है वो ज़्यादा सही रहेगा कि वहां से शुक्राणु का निकलकर सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धस जाना स्पर्मिएशन कहलाता है। उसके बाद में जब जनन की क्रिया होती है, जनन मतलब संभोग या सेक्स की जब क्रिया होती है, उस समय जो शुक्राणु हैं वो यहाँ से निकलकर मादा के जनन पथ में छोड़े जाते हैं, मादा के जनन पथ में त्यागे जाते हैं। इसको कहा जाता है इनसेमिनेशन। इसको क्या कहेंगे? इनसेमिनेशन। तो ये दोनों शब्द एक जैसे है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इनसेमिनेशन का मतलब है शुक्राणुओं का मादा जनन पथ के अंदर डालना। इसको हिंदी में कहा जाता है वीर्य सेचन। क्या कहते हैं? वीर्य सेचन। मतलब शुक्राणु है वो वीर्य के साथ मादा जनन पथ के अंदर नर के द्वारा सेचन की सहायता से डाले गए या त्यागे गए। इस क्रिया को इनसेमिनेशन कहा जाएगा। लेकिन जब शुक्राणु का निर्माण हो गया, निर्माण होने के बाद वो सर्टोली कोशिकाओं में धस जाते हैं, उस क्रिया को स्पर्मिएशन कहा जाता है। इस तरह से ये शुक्राणु निर्माण का जो प्रोसेस है वो हुआ। अब शुक्राणु की यदि हम संरचना के बारे में बात करते हैं, शुक्राणु की संरचना एनसीईआरटी बुक के अंदर शुक्राणु की बहुत ही अच्छी संरचना दे रखी है। तो एग्जाम के अंदर थोड़ा बड़ा सवाल पूछा जा सकता है, शुक्राणु की संरचना चित्र द्वारा समझाइए, तो भी आपको समझानी है। मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा कि जो शुक्राणु होता है वो शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं: शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। शीर्ष इसका जो हेड है वो, और मध्यखंड और शीर्ष के बीच में छोटी सी ग्रीवा पाई जाती है। ग्रीवा भाग है नेक जिसको कहा जाता है, मध्यखंड जिसको मिडिल पीस कहा जाता है, टेल या पूंछ। ये 4 भाग इस शुक्राणु की संरचना में पाए जाते हैं। शुक्राणु की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है शीर्ष भाग, जिसको हेड भाग कहेंगे। इसी के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो हेड भाग है, इससे ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। टोपी नुमा जो संरचना होती है उसके बारे में आप याद रखना, इसको अग्रपिंडक कहा जाता है। क्या कहेंगे? अग्रपिंडक। इसको अंग्रेजी में एक्रोसोम कहा जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो निषेचन के दौरान शुक्राणु की जो भित्ति है उसको गलाकर उसको भेदने में ये सहायता करते हैं। तो शीर्ष भाग के अंदर ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु के साथ में या अंडाणु को निषेचित करने में मदद करते हैं। इसके बाद में ग्रीवा वाला भाग है, ये बीच का छोटा सा भाग है। मध्यखंड मिडिल पीस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए या जब भी शुक्राणु को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा उपलब्ध करवाने का कार्य किसका रहेगा? मध्यखंड का रहेगा। अब यहाँ पर तारक कार्य भी पाए जाते हैं जो जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो उसके बाद में जो अंडाणु है उसके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो क्रिया हुई नहीं होती है, तो उसको करने के लिए यहाँ पर तारक केंद्र ये काम करेगा आगे वाले प्रोसेस के लिए। और जो पूंछ वाला भाग है इसका कार्य है शुक्राणु को गति करवाना। तो इस तरह से ये जो युग्मक जनन है, गैमेटोजेनेसिस है, इसका जो पहला प्रोसेस है शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण की क्रिया विधि, उसको हमने शॉर्ट में समझने का प्रयास किया। काफ़ी सारे सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि आपका जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम में बायो का जो पैटर्न है, इसमें शुरुआत के 12 जो सवाल है वो आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के हैं। तो यहाँ से छोटा सवाल कहीं से भी लिया जा सकता है। बोर्ड के ऊपर जितना मैटर मैंने लिखा है इसमें से छोटे मोटे कम से कम 20 सवाल बनते हैं, तो छोटे वाले सवाल। इसके बाद में 6 सवाल आपके पूछे जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो उसके अंदर भी ये छोटे बड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को खाली जगह कहलाती है, तो इस तरह से। और इसके बाद में आपके लगभग 10 या 12 क्वेश्चन है वो छोटे छोटे पूछे जाएंगे, बिल्कुल अति लघुतरात्मक पूछे जाएंगे। जैसे शुक्राणु है वो शुक्राणु की गुणिता होती है तो शुक्राणु अगुणित होता है, जाइगोट द्विगुणित होता है, मतलब छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। या इसमें ऐसा पूछा जा सकता है LH की फुल फॉर्म क्या है,
FSH की फुल फॉर्म क्या है, LH कौन सी कोशिकाओं के ऊपर कार्य करेगा, मानव नर के अंदर जो लिंग हार्मोन है उसका नाम बताइए। इस तरह से छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन दोनों जो प्रोसेस है वो युग्मक जनन है। अब यहाँ पर अंड जनन की परिभाषा के बारे में बात करें तो मादा के जो प्राथमिक जनन अंग है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय के अंदर अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंड जेनेसिस कहलाती है, oogenesis कहलाती है या अंड जनन कहलाती है। तो देखिए अंड जनन के अंदर भी वही 3 चरण होंगे, 3 प्रोसेस होंगे। सबसे पहले गुणन प्रावस्था होगी, फिर वृद्धि प्रावस्था होगी और परिपक्वन प्रावस्था होगी। अब अंड जनन के बारे में यदि बात करें, एक मादा या एक लड़की जिसका जन्म नहीं हुआ उससे पहले मतलब भ्रूणीय अवस्था में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, जबकि नर के अंदर ऐसा नहीं था। तो भ्रूणीय अवस्था में ही जो अंडाशय है इसके अंदर जो जनन उपकला है उससे oogonia का निर्माण होता है। अब उस समय जो oogonia है वो लगभग 4-4.5 लाख के आसपास बनते हैं और उसके बाद में बच्ची का हो जाता है जन्म। जैसे ही बच्ची का जन्म हो जाता है उसके बाद में oogonia से प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, बचपन है, उसके बाद में किशोर अवस्था आती है, यौनारंभ तक यदि हम बात करें तो उसके अंदर जो oogonia है वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं, होते होते अंत में लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास जो प्राथमिक अंडक है वो उस मादा के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो प्राथमिक अंडक है इसके ऊपर कणिकामय आवरण बनता है, जिससे अंदर प्राथमिक अंडक, ऊपर कणिकामय आवरण, इसको प्राथमिक पुटक कहा जाता है। ये जो प्राथमिक पुटक है इसके ऊपर और थीका आवरण, भाई कणिका वाले आवरण है, मोटे आवरण बनते हैं, थीका आवरण जिसको कहा जाता है, थीकल लेयर जिसको कहा जाता है, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली थीका इंटरना। मतलब थीका वाली जब लेयर बनती है तब इसी प्राथमिक पुटक को द्वितीयक पुटक कहा जाता है। अब द्वितीयक पुटक के बाद में और इसका विकास होता है, इसके अंदर एक एंट्रम या एक गुहा का विकास होता है, उसके बाद द्वितीयक पुटक है वो तृतीयक पुटक में बदल जाता है। अब इस तरह से प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक का विकास हो गया और तृतीयक पुटक से बाद में क्या बनेगा, परिपक्वन पुटक। अब इसके अंदर फिलहाल क्या है, प्राथमिक अंडक। अभी तक यहाँ पर कोई अर्धसूत्री विभाजन शुरू नहीं हुआ है। जब यौवनारंभ की स्थिति होती है उस समय जो तृतीयक पुटक है, अब इसके अंदर जो प्राथमिक अंडक है, ये प्राथमिक अंडक अभी तक 2n है, द्विगुणित है। अब इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर है वो पूर्ण होता है। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये असमान होता है। असमान का मतलब दो जो युग्मक बनेंगे, दो जो कोशिकाएं बनेगी वो आकार में अलग अलग होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है इससे एक तो द्वितीयक अंडक का निर्माण होगा और एक पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। अब इसका क्या काम है अभी तक इसकी हमें जानकारी नहीं है। अब इसको ऐसे करें, ये साइड में हो गया, हमारे पास क्या बच गया, द्वितीयक अंडक। अब तृतीयक पुटक के अंदर क्या बन गया, द्वितीयक अंडक। अब ये जो तृतीयक पुटक है अब ये ग्राफियन पुटक या परिपक्वन जो पुटक है उसमें बदल जाता है। उसमें मतलब प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से फिर परिपक्वन या ग्राफियन पुटक का निर्माण हो गया। अब इसके अंदर क्या है, द्वितीयक अंडक। अब द्वितीयक अंडक यहाँ पर है, द्वितीयक अंडक में अभी तक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड नहीं हुआ है, वो होना बाकी है। अब इस द्वितीयक अंडक के ऊपर अंडावरण बनता है। द्वितीयक पुटक के द्वितीयक जो अंडक है उसके चारों ओर अंडावरण का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये अंडावरण। अंडावरण जो है वो पारदर्शी आवरण होता है और इसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो जिसको हम अंडावरण कहते हैं, ये द्वितीयक अंडक के चारों ओर और ऊपर तो ये ग्राफीन पुटिका या परिपक्वन पुटक है ही। इसके बाद या इस कंडीशन में द्वितीयक अंडक और इसके ऊपर अंडावरण बन जाने के बाद अब ये जो ग्राफीन पुटिका है इससे द्वितीयक जो अंडक है इसका मोचन होता है या इसका उत्सर्जन होता है। जब ग्राफीन पुटिका है इससे जब द्वितीयक अंडक बाहर आता है या ग्राफीन पुटिका के फटने से द्वितीयक अंडक बाहर आ जाता है या उत्सर्जित होता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग। अब देखिए अंडोत्सर्ग के बारे में बात करें तो इस दिन मादा के अंदर जो ग्राफीन पुटिका है उससे अंडा है वो बाहर निकलता है। इसके बाद ये कीप वाले भाग से और
इस भाग से बहता हुआ ये अंडवाहिनी के अंदर आता है। और ये जो अंडोत्सर्ग है ये हम माहवारी की यदि बात करें, इसके जस्ट बाद में हम माहवारी के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो माहवारी जो कि 28 दिन की होती है, उसमें से जो 14वां दिन है उस दिन ये अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरह से अंडोत्सर्ग हो गया। और इसके अंदर अंडोत्सर्ग के दौरान किसका उत्सर्जन हुआ? द्वितीयक अंड का हुआ है। अभी तक इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की क्रिया अभी तक नहीं हुई है। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है ये कब होगा? ये जब अंडवाहिनी के अंदर ये द्वितीयक अंडक और उधर से यदि शुक्राणु आते हैं, इन दोनों का मिलना होता है और मिलने के बाद भी शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, तो उसके जस्ट बाद यहां पर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा मियोसिस सेकंड के बाद, तो इससे क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। और दूसरा यहां पर जो ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी, ध्रुवीय काय ये बनती है। अब वो थी प्रथम, ये होगी सेकंड। द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होगा। अब ये ध्रुवीय काय है, ये भी एन होगी। अब ये अंडाणु है, ये भी एन होगा। अब ये जो द्वितीय अंडक है इससे क्या बन गया? अंडाणु, ओवा या ओवम जो है ये है। अब ये मादा युग्मक है। अब इससे, इस अंडाणु से अब कौन क्रिया करेगा? कौन इसके संपर्क में आएगा? शुक्राणु। जब ये दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? हम निषेचन कहेंगे। और इन दोनों के मिलने से बाद में किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट का निर्माण होने के बाद इसमें फिर समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। और ये जो कोशिका है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तब इसकी अलग अलग अवस्था आती है। जैसे सबसे पहले इसमें मोरूला अवस्था आती है और इसमें जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, इस क्रिया को विदलन कहा जाता है। विदलन, विदलन एक ऐसा कोशिका विभाजन है कि इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उसका आकार वही रहता है। उसका आकार वही रहता है। अब द्वितीय अंडक के चारों ओर जोना पेलिसुडा का आवरण है वो पारदर्शी है, चिकना है। अब वो ये कोशिका विभाजन होता रहता है, प्लस ये जो जाइगोट है ये गर्भाशय की ओर भी आता रहता है। अब इसमें कोशिका विभाजन जैसे जैसे होगा, अंत में ऐसे कोरक पुटी का निर्माण होगा। कोरक पुटी का निर्माण होने के बाद वह कोरक पुटी गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाती है। इस क्रिया को रोपण कहा जाता है। उसके बाद में जो अपरा है उसका निर्माण होता है और अपरा का निर्माण होने के बाद अपरा भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और आगे वो गर्भावधि के दौरान भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूण का विकास आदि होता है। तो इस तरह से जो ये अंड जनन का प्रोसेस है वो संपन्न होता है। अब यहाँ पर भी ये जो पूरी प्रोसेस है इसकी कंट्रोलिंग वही हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आएगा? ये हाइपोथैलेमस से आएगा। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर काम करेगा। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वही दोनों LH और FSH इन दोनों हार्मोन्स क्या करेगा? स्त्रवण किया जाएगा। LH जो है, LH के द्वारा यहाँ पर जो मादा के अंदर जो लिंग हार्मोन है जिसका नाम एस्ट्रोजन है उसका स्त्रवण प्रेरित होगा। और FSH है, इसके द्वारा क्या होगा? जो ये पुट्टिकाओं का निर्माण हो रहा है इसका निर्माण होगा या ये अंड जनन के प्रोसेस में सहायता करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से छोटे बड़े कई सवाल जो अंड जनन से संबंधित है वो बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। कौन सा और कैसा क्वेश्चन बनता है? हमने अंड जनन और शुक्र जनन दोनों प्रोसेस पढ़े। परीक्षा के अंदर कई बार सवाल बनता है कि शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए, तो आप आराम से अंतर लिख सकते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन में 2-4 अंतर तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना ही है, बाकी पूरा प्रोसेस दोनों को आप अलग अलग पढ़ोगे तो अपने आप ही कई सारे अंतर निकल के आ जाएंगे। सबसे पहला प्रोसेस है शुक्र जनन किस में होता है? नर में होता है। अंड जनन किस में होता है? मादा में होता है। शुक्र जनन नर के वृषण में होता है, अंड जनन मादा के अंडाशय में होता है। शुक्र जनन है, शुक्र जनन में क्या होगा? शुक्र जनन एक तो नर के अंदर किशोरावस्था में या यौनारंभ के समय होता है, जबकि अंड जनन का जो प्रोसेस है
वो मादा जन्म लेती है उससे पहले शुरू हो जाता है। शुक्र जनन थोड़ा सरल विधि है, सरल प्रोसेस है, जबकि ये काफ़ी जटिल प्रोसेस है। जटिल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट हुआ है उसके बाद में यह विभाजन रुक जाता है। मतलब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ही यह विभाजन है वो लंबे समय के लिए रुक जाता है। तो इस तरह से आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो ध्रुवीय काय का निर्माण हुआ है, ध्रुवीय काय के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक ध्रुवीय काय ये तो यहाँ से बाहर हो गई, जिस तरह से एक स्पर्मेटोगोनिया है उससे 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि यहाँ पर एक जो ऊगोनिया है उससे एक ही अंडाणु बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया 1 से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि एक ऊगोनिया से अंडाणु एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले ये ध्रुवीय क्या है ये तो बाहर हो गया, उसके बाद द्वितीय अंडक, इससे फिर एक ध्रुवीय काय और एक अंडाणु बनेगा। तो ध्रुवीय काय का अभी तक काम अज्ञात है, इसकी जानकारी नहीं है, तो ले दे के अंत में एक अंडाणु ही बनता है। तो इस प्रकार अंड जनन और शुक्र जनन दोनों प्रोसेस हमने पढ़ने का प्रयास किया। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और बिना टेंशन के बिल्कुल फ्री माइंड आप है वो एग्जाम देंगे। आपका जो पहला पेपर है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 का जो पहला पेपर है ये विज्ञान संकाय की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 मार्च को होगा भौतिक विज्ञान के साथ। तो मेरा ये कहना है कि आप एग्जाम के दौरान बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी भी प्रकार से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाएं, अपना एग्जाम दें। और एक मैं कई बार बोलता हूं कि जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं आप सभी प्रश्नों को हल करें, सभी प्रश्नों को सॉल्व करें, और ये कहूँगा कि सभी प्रश्नों को आप अटेंड करें, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं। सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिखने के लिए कोई मैटर नहीं है, आपको याद नहीं है, तो भी पहले पता कीजिए कि ये कौन से पार्ट से प्रश्न आया है, उस पार्ट से रिलेटेड आप मैटर उसमें लिख सकते हैं। जिससे क्या होगा, यदि गलत है तो नो प्रॉब्लम, और यदि गलत नहीं है, थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता है, तो आपको आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर उसमें मिल सकते हैं। तो वहाँ फायदा है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। टाइम आपके पास खूब है, टाइम काफ़ी लंबा है, टाइम को आप मैनेज करें। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको उस टाइम के अंदर ही पेपर को पूरा करना है। तो अंत में आपके पास जब टाइम बचता है उस समय ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद नहीं है उनको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें। एक बार पुनः आप सभी को जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी आशा विश्वास के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई रिवीजन बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।